हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। जैसा कि आप सभी को पता है पार्टनरशिप होती क्या है, पर क्या एक पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग करता है तो उस वर्किंग करते टाइम उसके पास क्या राइट है और क्या ऑब्लिगेशन है। चलिए आज हम हमारे लेक्चर में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था पार्टनरशिप के लीगल मीनिंग को। देखिए मैं बार बार आपके साथ हो सकता है डिस्कस करूंगा लीगल प्रोविजन सेक्शन, क्योंकि बेटा ये लॉ है और लॉ की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मतलब जब एक पार्टनर फर्म में वर्किंग करता है तो उसके पास ऐसा राइट है या नहीं है, इसका वैलिड रीजन हमें पता होना चाहिए और वैलिड फैक्ट या रीजन हमें पता चलेगा थ्रू एक्ट। इसीलिए मैं हर टॉपिक को कनेक्ट करूंगा एक्ट के साथ कि कोई भी पर्सन जब पार्टनरशिप के रिगार्डिंग को डिस्कशन करे तो उसके पास उसका फैक्ट अवेलेबल हो। चलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप लीगली कैसे ड्राफ्ट होती है उसे अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 6 में समझ लिया। अब अपन बात करेंगे कि सर पार्टनरशिप बनने के बाद जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होगा तो उसके इन्वॉल्वमेंट पर क्या उसके पास राइट्स होंगे और क्या उसे किस पॉइंट पर उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी है। हम इसी टॉपिक को अभी डिस्कस करने बैठे हैं और इस पूरे टॉपिक को हम एक स्टोरी की थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। इंडियन फैमिली, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा और बेटा, बेटे की शादी की उम्र है। पापा ने बोला कि बेटा हम तेरे लिए लड़की देख रहे हैं, पर पापा को पता है कि आज का जो माहौल है बच्चे को पहली प्रेफरेंस देना चाहिए। पापा ने बोला कि बेटा तेरे पास फुल लिबर्टी है, पर तेरी मम्मी की कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ शर्तें हैं। अब मान लेते हैं शर्तों में यह है कि लड़की ऐसी होना चाहिए जो सुंदर हो, बेटा भी तो चाहेगा सुंदर हो, ठीक है। अपन ये शर्तों से हटा देते हैं। मान लीजिए मम्मी की ऐसी ख्वाहिश है कि लड़की ऐसी है जो भारत के कल्चर को, इंडियन कल्चर से को बिलोंग करती हो, ठीक, क्योंकि बेटा है अभी फॉरेन में जॉब पे, ठीक। चलिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटे के पास मतलब यहां पर पापा मम्मी ने बेटे को पहली अपॉर्चुनिटी दी कि बेटा तू अपनी पसंद से लड़की ढूंढ ले, पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब मम्मी की जो डिमांड है, मम्मी की जो शर्त है, उन शर्तों को मानते हुए। पॉइंट क्लियर? बेटे ने एफर्ट्स लगा लिए, ढूंढ लिया तो बहुत अच्छी बात, पर बेटे को तो लगता है कि भैया हमें तो कोई लड़की भाव ही नहीं डालती, घास ही नहीं देती, ठीक। तो चलो मान लेते हैं कि उस बेटे को उसके हिसाब से या उसने एफर्ट्स लगाए या वो एफर्ट लगा नहीं पाया, तो अब तो सिंपल सी बात है, इंडियन फैमिली से हम तो बिलोंग करते हैं। बेटा बेटी ने अगर नहीं ढूंढ पाए अपने लाइफ पार्टनर को तो फिर पेरेंट्स तो उनकी शादी करते। अब उसी पॉइंट पर आते, मान लो अब पेरेंट्स ने अपने हिसाब से अपने लड़के के लिए बहू ढूंढी। जो बहू ढूंढी है, अब बेटा ये नहीं बोल सकता है कि पापा ये लड़की में ये कमी है, पापा मैं ये लड़की से शादी नहीं करूंगा। बोलने का मतलब यह है पापा ने पहली अपॉर्चुनिटी बेटे को दी थी, बेटे ने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो पेरेंट्स ने जिस लड़की को ढूंढा है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ेगा, मतलब उस लड़की के साथ अपने आगे की जिंदगी का निर्वाह करना होगा। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, ये एग्जाम्पल तो समझ में आया, पर सर अब ये बताओ कि इस एग्जाम्पल का पार्टनरशिप एक्ट या के साथ क्या कनेक्शन है। चलिए, एक्ट इसी तरीके से पहले पार्टनर्स को राइट देता है, यहां एक्ट पेरेंट्स, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बेटा, ठीक। पहले एक्ट बेटे को परमिशन देता है कि बेटा आप डिसाइड कर लो कि आपके म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या होना चाहिए। जैसे मम्मी ने कुछ शर्तें लगाई थी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, यहां पर भी एक्ट आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाता है कि जब भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी है तो कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा, उन शर्तों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उन प्रोविजन का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते हो। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी और अपॉर्चुनिटी को अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब बोलने का यह है कि एक्ट पहली अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स को देता है कि आपके आपस में म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या होना चाहिए, सारे पार्टनर क्या प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, क्या उनको रेम्युनरेशन मिलेगा, इन सारे टॉपिक पर अगर आपने पहले से
डिस्कशन कर लिया तो ठीक, और नहीं किया, एक्ट बोलता है, तो फिर मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना होगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को ऐसा राइट दिया है तो पार्टनर्स ने राइट एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? बेटा ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब पार्टनरशिप में वर्किंग होती है तो जनरली ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के बीच में होती है। हाँ, जब अननोन्स के साथ हो रही है तो बात अलग है, पर जनरली जो पार्टनरशिप होती है हम उनके साथ करते हैं जिन पर हमारा ट्रस्ट होता है, फेथ होता है। तो उस फेथफुल रिलेशन के कारण हम इनिशियली ये बात नहीं कर पाते कि प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा, किसको कितना रेमुनरेशन मिलेगा। कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो फिर एक्ट बोलता है जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा फॉलो करना होगा। एक्ट को और जो एग्जाम्पल को इसके साथ कनेक्ट करता हूं, यहां पर पेरेंट एक्ट की के रोल में है, पार्टनर बेटे के रोल में। मतलब एक्ट ने पहले बेटे को परमिशन दी है, पेरेंट ने पहले बेटे को परमिशन दी है, आप अपने हिसाब से बहू लेकर आओ, पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब मम्मी की जो शर्तें हैं उन शर्तों को मानते हुए। यहां पर एक्ट ने पहले पार्टनर्स को राइट दिया कि आप पहले डीड बना लो, पर राइट बनाते टाइम कुछ कंडीशंस को फॉलो करना जो एक्ट ने लगाई है। आपने कंडीशंस सेटिस्फाइड कर दी, एडॉप्ट कर ली तो कोई बात नहीं, पर एक्ट बोलता है कि अगर आपने आपकी डीड नहीं बनाई, मतलब बेटा बहू ढूंढने में असमर्थ रहा, तो फिर ऐसे केस में एक्ट बोलता है टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आपके बीच में क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन होना चाहिए हम वो चीज डिसाइड कर रहे हैं, और जो डिसाइड कर दिया है, जो एक्ट में लिख दिया है, अब आपको उसका निर्वाह करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं अपन लीगल प्रोविजंस पे। मैंने बात करी थी पेरेंट ने पहले तो राइट दिया, तो सर ये तो बताओ कि कहां लिखा हुआ है, क्योंकि लीगली सारी चीजें बात होगी, कोई भी चीज हवा में नहीं होगी, क्योंकि एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 11 में पहले लिखा हुआ है कि बेटा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप डीड बना लो, पर डीड बनाते टाइम इस एक्ट की और भारत के अंदर बने हुए किसी और कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो सर इस एक्ट में क्या लिखा है? तो इस एक्ट की दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपन उसकी बात करते हैं। सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। लिखा तो जनरल ड्यूटी है, पर जब पूरे एक्ट को बहुत अच्छे से रीड कर लो तो समझ में आ जाता है कि 9 और 10 में जो जनरल ड्यूटी लिखी है ना, वो मैंडेटरी ड्यूटीज है कि जब भी आप डीड बनाओ, मतलब आप आपस में वर्किंग के जब रूल्स डिसाइड करो, तो रूल डिसाइड करते टाइम सेक्शन नंबर 9 और 10 में जो लिखा है उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? अब सेक्शन नंबर 9 और 10 में क्या लिखा है ध्यान से सुनना। जनरल डिस्कशन है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन नहीं है। एक्ट में ऐसी बात करता है कि जब पार्टनर आपस में वर्किंग करेंगे, सारे पार्टनर एक दूसरे के साथ फेथफुल रिलेशन मेंटेन करेंगे। कौन सी नई बात है? ये तो लॉ एक्ट की बेसिक डेफिनेशन में ही कवर्ड था कि सब एक साथ मिलकर वर्किंग करें, बस यहां पर उन्होंने बोला एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना है। पॉइंट क्लियर? ओके। जब वर्किंग करेंगे तो वर्किंग करते टाइम आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करना, ना कि अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट इंक्रीज करना, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए वर्क करना है। क्लियर? और तीसरा, ये सेक्शन नंबर 9 में 3 पॉइंट्स है, ठीक। और तीसरा, जब भी आप फर्म के लिए कोई एक्ट करो, तो जो भी एक्ट करोगे ना, तो उसका सही कैलकुलेशन, सही हिसाब फर्म को देना। मतलब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप पार्टनरशिप फर्म के परचेस मैनेजर हो, मतलब पार्टनर को एक पोस्ट दी परचेस मैनेजर की कि आप पार्टनरशिप फर्म से के लिए मार्केट से गुड्स परचेस कर सकते हो। जब गुड्स परचेस करोगे तो गुड्स परचेस करते टाइम ट्रू अकाउंट्स रेंडर करना, मतलब जो एक्चुअल में जितने में माल खरीदा वो बताना। अकाउंट्स बनाओ तो एक्चुअल में सही बुक कीपिंग करना। पॉइंट क्लियर? मतलब सेक्शन नंबर 9 में 3 मैंडेटरी ड्यूटीज। पहला, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए वर्क करना, मतलब पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के लिए वर्किंग करना। सारे पार्टनर के साथ फेथफुल रहना, मतलब आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथफुल होना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी वर्किंग करोगे उसके ट्रू डेटा फर्म को डिस्क्लोज होंगे। पॉइंट क्लियर? सेक्शन नंबर 10 में बात करी है कि जब भी आप वर्किंग करोगे तो वर्किंग करते टाइम अगर आपने कोई फ्रॉड किया, पॉइंट को समझना, अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के साथ फ्रॉड करता है, फ्रॉड वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा,
और फ्रॉड से अगर फर्म को नुकसान हुआ है तो एक्ट क्लियर करता है, चाहे आप डीड में कुछ भी लिख लो, सेक्शन नंबर 9 और 10 में जो लिखा है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब फ्रॉड अगर पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर ने किया है और सारे पार्टनर मिलकर उस फ्रॉड के लिए पार्टनर को माफी भी दे दे तो भी एक्ट क्लियर करता है, पार्टनर जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है उस पार्टनर की लाइबिलिटी है कि जो फ्रॉड से फर्म को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई फर्म को करके देनी पड़ेगी। मतलब सेक्शन नंबर 9 और 10 में, सेक्शन नंबर 9 में 3 बातें लिखी है कि सब एक दूसरे के साथ फेथफुल रहेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्किंग करेंगे, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे और ट्रू अकाउंट्स रेंडर करेंगे। और सेक्शन नंबर 10 में लिखा है कि अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करके फर्म को लॉस पहुंचाया है तो उस लॉस का रियम्बर्समेंट उस पार्टनर को करके देना पड़ेगा जिसने फ्रॉड किया है। मतलब ये जो 4 पॉइंट है ना, इन चारों पॉइंट को आप चाह कर भी डीड में लिखकर भी चेंज नहीं कर सकते। चलो हमें ये तो बात समझ में आ गई कि जब आप डीड बनाओ, मतलब एक्ट ने जो आपको परमिशन दी है आपको किन प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, मतलब उनको साथ में लेकर चलना है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, अब ये बता दो कि लीगली लिखा कहां है कि पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करके डीड बना सकते, तो बेटा ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 11 में। मतलब एक्ट ने पहली अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को दी, आप आपस में मिलकर डिसाइड कर लो कि कैसे डीड बनाना है, किन टॉपिक को आपकी डीड में कंसीडर करना है। सिर्फ सेक्शन नंबर 9 और 10 में जो लिखा है उसका कॉन्ट्राडिक्शन मत करना। पॉइंट क्लियर? चलिए यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करता हूं। जनरली बेसिक ये एक्ट से हट कर बात कर रहा हूं। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर डीड और एग्रीमेंट किसे कहा जाता है। बेटा डीड का मतलब अगर वो सारे पॉइंट जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड करके कि कैसे वर्किंग करना है, किसका क्या राइट है, किसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, अगर ये सारी चीजों को उन्होंने राइटिंग में लिखा है तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप को इन सारे पॉइंट्स को अगर राइटिंग में नहीं लिखा है, ओरली डिस्कस किया है, तो फिर इसे कहा जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पॉइंट क्लियर? हाँ चलिए अब अपन ये सेक्शन नंबर जो 11 में लिखा है इसमें एक पॉइंट और ध्यान से समझ ले। सर एक बार अगर डीड बन गई तो क्या डीड चेंज नहीं हो सकती? ऐसा एक्ट क्लियर बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर एक बार डीड बना ले और डीड में फ्यूचर में जाके, मतलब एग्जांपल के थ्रू समझते कि डीड बना ली, एक पार्टनर को कोई एक्सप्रेस मैनर में राइट दिया या एक पार्टनर के राइट को रेस्ट्रिक्ट किया। क्लियर? हाँ सर, पार्टनर ने मिलकर या तो किसी को एक्सप्रेस पावर दिया या किसी के पावर को एक्सप्रेस मैनर में रेस्ट्रिक्ट किया, पर फ्यूचर में जाके लगता है कि नहीं यार अपन ने जिसको पावर दिया है वो पावर को अब रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, या जिसको रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसको अपने को ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहिए। तो सर ये फ्यूचर में जाके पॉसिबल है? यस, सेक्शन नंबर 11 में क्लियर लिखा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म ने जो डीड बना ली, एग्रीमेंट बना लिया, उसे फ्यूचर में जाके अगर चेंज करना चाहती है तो यस चेंज कर सकती है। अब इसमें भी बहुत ध्यान से समझना, चेंज करना है तो मेजोरिटी बेसिस पर डिसीजन लेके, मतलब अगर 7 पार्टनर हैं और 4 पार्टनर बोलते हैं कि ये चेंज होना चाहिए तो यस, पर वो ऐसा काम जो उसके एग्जिस्टेंस पर बहुत इंपैक्ट नहीं डालता। मतलब जो रूटीनल वर्क है, जो डेली का ऑपरेशन है, उस पॉइंट पर अगर कोई चेंजेस करना है तो मेजोरिटी से डिसीजन लेके काम हो सकता है। पर अगर कोई क्रूशल डिसीजन है, कोई डीड में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो बेटा ये एक बहुत उसकी एग्जिस्टेंस पर इंपैक्ट डाल रहा है, तो एक्ट बोलता है कि अगर कोई क्रूशल डिसीजन होगा तो फिर वहां पर मेजोरिटी बेसिस पर काम नहीं चलेगा, ऑल पार्टनर की कंसेंट से काम होगा। पॉइंट क्लियर? चलो बच्चों, हमने यहां तक ये तो बात कर ली कि एक्ट ने परमिशन दी, पार्टनर ने उसे एक्सरसाइज कर लिया, तो कैसे और कहां। अब बात करेंगे कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ने पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन नंबर 11 के राइट को अगर एक्सरसाइज नहीं किया, या ध्यान से सुनना, या फॉलो तो किया सेक्शन नंबर 11 के राइट को एक्सरसाइज तो किया, पर कुछ टॉपिक पर बात हुई, कुछ टॉपिक पर साइलेंट रहे, तो क्या होगा? तो एक्ट बोलता है फिर मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ध्यान रखना, सेक्शन 12 एंड 13 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। चलिए
आगे बढ़ते, सेक्शन नंबर 12 बात करता है कि सारे पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होने का राइट है। मतलब सारे के सारे पार्टनर्स फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है अगर डीड में एक्सप्रेस मैनर में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाया हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड पर आते, एक्ट ने ये बोला फर्म के बिजनेस में तो पार्टिसिपेट करने का राइट है, पर यहां पर एक लाइबिलिटी भी है कि आप जब फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करोगे तो फर्म के बिजनेस को फुल ऑनेस्टी के साथ, ड्यू डिलिजेंस के साथ, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को या अपने कर्तव्य का निर्वाह करोगे। पॉइंट क्लियर। मतलब एक्ट ये बोलता है कि आप जो भी काम करो फुल ऑनेस्टी के साथ आपको वर्किंग करनी होगी, फर्म के साथ फेथफुल रहते हुए वर्किंग करनी होगी। पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट, पॉइंट नंबर सेकंड में ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्क करने का ऑब्लिगेशन। पॉइंट नंबर थर्ड, एक्ट ने ये भी बोला कि हो सकता है बिजनेस चल रहा है और हर एक पॉइंट को बहुत प्रिसाइसली डीड में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर। बहुत बार ये होता है कि वर्किंग करते करते आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस किसी पॉइंट पर बन जाए। एक घर में जब हम रहते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर के एक पॉइंट पर ओपिनियन मैच नहीं कर पाते हैं, तो चार अलग अलग घर से आए हुए पर्सन के हर पॉइंट पर ओपिनियन मैच हो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्ट ने सेक्शन नंबर 12 क्लॉज सी में एक पॉइंट डिस्कस किया। क्या, ध्यान से सुनना, कि अगर मान लीजिए फर्म के वर्किंग में पार्टनर्स के बीच में अगर किसी पॉइंट पर अगर ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हो, उनके बीच में डिफरेंसेस अराइज हो चुके, तो एक्ट बोलता है कि इस पॉइंट पर सारे पार्टनर, मतलब प्लीज ध्यान से सुनना, अगर आपके बीच में किसी पॉइंट पे डिफरेंसेस आ गए तो सारे पार्टनर के ओपिनियन लेने पड़ेंगे। मतलब हर एक पार्टनर अपनी राय दे सकता है, अपनी सलाह दे सकता है। कोई भी पार्टनर उसे ये नहीं बोल सकता है कि भाई तू चुप बैठ, तेरी सलाह हमें नहीं चाहिए। मतलब सारे पार्टनर के पास अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पावर होगा। पॉइंट क्लियर। अब चलिए, बात थी डिफरेंसेस की, उसी को सेक्शन नंबर 11 के साथ 12C में भी उसी पॉइंट पर डिस्कशन है। अगर कोई डिफरेंसेस ऐसे पॉइंट पर है जो ऑर्डिनरी पॉइंट है, मतलब फर्म के बिजनेस का डेली रूटीनल वर्क है, तो एक्ट बोलता है आपकी मेजोरिटी बेसिस पर डिसीजन वैलिड हो जाएगा। मतलब 7 मेंबर, 4 ने हाँ बोल दिया तो वो काम होगा, 3 ने बोल रहे थे उस पॉइंट पर कोई डिस्कशन नहीं होगा और ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर क्रूशल डिसीजन है तो फिर वहां मेजोरिटी पर काम नहीं चलेगा, ऑल पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। अभी तक अपन ने सेक्शन नंबर 12 में 3 मतलब 2 राइट और एक ऑब्लिगेशन की बात करी। सारे पार्टनर फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्क करेंगे, और अगर कोई ओपिनियन, किसी ओपिनियन पे किसी पॉइंट पर अगर उनके बीच में डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस को में सारे पार्टनर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारे पार्टनर के पास ये पावर है कि अपना ओपिनियन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उन सारे के सारे पार्टनर उनके उस ओपिनियन को सुनना पड़ेगा। और डिसीजन कैसे लेना है, तो ऑर्डिनरी केस में मेजोरिटी बेसिस पर, और कोई क्रूशियल डिसीजन है तो ऑल पार्टनर की कंसेंट से। चलिए अब आते हैं अपन चौथे पॉइंट पर, लास्ट मतलब सॉरी सेकंड लास्ट। एक्ट ये भी बोलता है कि सारे पार्टनर के पास पावर होगा पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस के लिए। चलो फिर से बात करता हूं। एक्ट में सेक्शन नंबर 12(4) में बात करिए कि सारे के सारे पार्टनर के पास पावर है कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हर एक पार्टनर अगर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता है तो यस देख सकता है। कोई भी पार्टनर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए नहीं बोल सकता है। मतलब हर पार्टनर के पास ये पावर है कि वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, और सिर्फ देख ही नहीं सकता है, अगर उसे किसी पॉइंट की कॉपी चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो यस उसकी कॉपी लेने का भी उसके पास राइट होगा। पर ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस करे, बिजनेस में पार्टिसिपेशन, ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्किंग, एक्सप्रेस द ओपिनियन एंड एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये चारों ये तब अपन बात कर रहे हैं जब डीड में इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस
नहीं लगाया। अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाया है तो फिर वही से फॉलो होगा। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्ट ये बोलता है कि देखो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई कंटिजेंसी इन केस ऑफ डेथ हो गई, मतलब किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो डेथ हो जाने के बाद उस डिसीज पार्टनर का जो लीगल हायर होगा या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा या ऑथोराइज एजेंट होगा, उस पर्सन का मतलब जो उसका सक्सेसर होगा, उस सक्सेसर का उस फर्म में इंटरेस्ट बनता है। यस और नो? हाँ सर, जिस पर्सन की डेथ हुई, मतलब जिस पर्सन की डेथ हुई हम उसे प्रीडिसेसर कहते हैं, और जो अब नया जो उसका सक्सेसर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जिस पार्टनर की डेथ हुई मतलब प्रीडिसेसर फर्म में अपना शेयर छोड़कर गया, तो जो सक्सेसर है उस सक्सेसर का फर्म में इंटरेस्ट बनता है। तो एक्ट ये बोलता है कि उस सक्सेसर के पास राइट है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, और अगर वो चाहे कि वो सक्सेसर अपने प्रीडिसेसर के बिहाफ पर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई एक्सेट या कॉपी लेना चाहे तो यस, उसे कॉपी लेने का भी राइट होगा। होप सो सेक्शन नंबर 12 के 5 पॉइंट थे, पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर। ये पांचों के पांचों क्लॉसेस है, ए बी सी डी और ई। क्लॉज ए में बात करी बिजनेस में पार्टिसिपेशन, क्लॉज बी में बात करी ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्किंग करना, क्लॉज सी में बात करी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पावर होगा, क्लॉज डी में बात करी कि सारे पार्टनर फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस रख सकते हैं, और लास्ट में डिस्कशन किया कि पार्टनर की डेथ के बाद उसके सक्सेसर के पास फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का पावर होगा। चलो बच्चों, अब हम आ रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उन सारे टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में। पर अब मैं जो अगला डिस्कशन करूंगा ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्या है बात करते। सर लॉ ने तो बात करी कि सारे पार्टनर फर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे तो ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्किंग करने का ऑब्लिगेशन। पार्टनर ये सोचता है कि यार जब मैं पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो गया हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं, तो यार फिर तो मुझे एडिशनल रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। ध्यान से समझना, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, ऑनर है, और ऑनर वर्किंग करता है प्रॉफिट के लिए ना कि सैलरी के लिए। पर यहां पर एक पार्टनर के माइंड में ये पॉइंट आ सकता है क्योंकि एक अकेला पार्टनर नहीं है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है, उसके पार्टनरशिप फर्म में उसके जैसे और भी ऑनर है। एक ऑनर बहुत ईमानदारी के साथ वर्किंग कर रहा है, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा पार्टनर उस बिजनेस में उतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि मुझे तो एडिशनली रेम्युनरेट होना चाहिए। तो क्या उसके पास ऐसा कोई पावर है? एक्ट बोलता है नहीं। हमने तो आपको बोला था सेक्शन नंबर 11 में जाओ और एक्सप्रेस मैनर में ऐसा कोई पावर एक्सरसाइज कर लो। अगर आपने सेक्शन नंबर 11 के पावर को एक्सरसाइज नहीं किया तो किसी भी पार्टनर के पास किसी भी तरह से रेम्युनरेशन लेने का कोई पावर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आते। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। लाओ चलो ठीक है, प्रॉफिट में मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे दो, मुझे एडिशनल प्रपोर्शन दे दो, तो क्या मिल सकता है? एक्ट बोलता है नहीं। मैंने तो बोला था 11 में जाओ और आपके राइट को अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज कर लो। एक्ट बोलता है कि अगर आपने सेक्शन नंबर 11 के में पावर को एक्सरसाइज नहीं करा और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई डिस्कशन नहीं करा, तो सारे पार्टनर, चाहे कोई पार्टनर ज्यादा पार्टिसिपेट करे या कम पार्टिसिपेशन करे, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो या कोई स्लीपिंग वे में पार्टिसिपेट कर रहा हो, एक्ट बोलता है उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे पार्टनर के बीच में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक्ट सेक्शन नंबर 13 क्लॉज बी में प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन करता है, पर साथ ही साथ यहां पर इंप्लाइड मैनर में लॉस भी इंक्लूड है। अब आते हैं अपन तीसरे पार्ट पर। होप सो सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज ए और क्लॉज बी बहुत अच्छे से क्लियर। किसी पार्टनर को एडिशनली रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा और प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर अब पार्टनर ये सोचता है कि यार मैंने पैसा ज्यादा लगाया, मैंने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, इस पार्टनर ने कम लगाई, तो यार ये तो सीधे सीधे नाइंसाफी है, तो मुझे मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। एक्ट बोलता नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था, आप पावर एक्सरसाइज करो 11 में, अगर आपने सेक्शन नंबर 11 में किसी पार्टनर को पार्टनरशिप उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसके ऊपर अगर कोई रूल डिसाइड नहीं किया तो एक्ट बोलता है भूल जाओ, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर एक्ट बोलता है कि मान लो फर्म को नीड है एडिशनल अमाउंट की, फर्म मार्केट से बोरो करने जा रही है, मार्केट से पैसा बोरो कर रही है, एक पार्टनर ने बोला कि मार्केट से बोरो मत करो, क्यों एडिशनल लाइबिलिटी ले रहे हो, मैं आपको एडिशनल फंड प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब अदर देन कैपिटल। तो क्या इस सिचुएशन में अगर एक पार्टनर फर्म को एडिशनल फंड कंट्रीब्यूट करेगा तो उस एडिशनल फंड पर उसे इंटरेस्ट लेने का राइट है? एक्ट ने बोला हाँ है। क्लियर? एक्ट बोलता है हाँ, अगर कोई पार्टनर फर्म को एडिशनल फंड प्रोवाइड करेगा तो उस फंड पे 6% पर एनम, 6% पर एनम, पॉइंट को नोटिस करना, एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी 6% लिखा होता है और कभी 6% पर एनम लिखा होता है, तो करेक्ट आंसर बनेगा 6% पर एनम, क्योंकि लॉ बोलता है अगर कोई पार्टनर एडिशनल फंड कंट्रीब्यूट करेगा जिसे एडवांस कहा जाता है, अगर पार्टनर फर्म को एडवांस देगा तो उस एडवांस पे क्वेश्चन अगर साइलेंट है, डिड में कुछ नहीं लिखा है, तो 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसे? पार्टनरशिप फर्म को, अपने पार्टनर को, ऐसे पार्टनर को जिसने एडिशनली फंड कंट्रीब्यूट किया है। चलिए, होप सो यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब अपन फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, आपके बिजनेस में कोई एक्सीडेंटल फायर हुआ और उस एक्सीडेंटल फायर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा ऑप्शन है जो नियर है पर उसकी पेड सर्विसेज है उस फायर ब्रिगेड की, और एक ऑप्शन है जो डिस्टेंस पर है, अगर उसे कॉल किया जाएगा तो वो जब तक आएगा तब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी होगी, पर वो जो डिस्टेंस पर है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी रैशनल पर्सन होगा किसे कॉल करेगा? बट ऑब्वियस है यहां पर उस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे नियर होगा हम उसे कॉल करेंगे, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड सर्विसेज हो। ठीक। अब मान लीजिए उस पार्टनर ने जब उस पर्टिकुलर पेड सर्विसेज को अवेल किया तो क्या रिमेनिंग पार्टनर उसे इस बात पर रोक टोक कर सकते कि भाई तुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज को अवेल करना था, तुझे पेड सर्विसेज को नहीं लेना था, और उस पेड सर्विसेज के लिए अगर पार्टनर ने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया है तो क्या वो पार्टनर, अदर पार्टनर उसे पेमेंट देने से मना कर सकते? तो एक्ट बोलता है नहीं, क्योंकि वो जो डिसीजन था वो इमरजेंसी डिसीजन था, पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो एक्ट बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टनर फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिसीजन ले लेता है, इवन उस पर्टिकुलर डिसीजन को पहले से कभी डिस्कस ना किया हो, उस पॉइंट पर कभी कोई मुद्दा डिस्कस ना हुआ, तो भी पार्टनर ऐसी डिसीजन लेकर अपनी जेब से अगर कोई पैसा खर्च करता है तो पार्टनरशिप फर्म से उसे वो पूरा के पूरा पैसा वापस लेने का राइट होगा। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 13 क्लॉज एफ, दैट मींस सिक्स्थ पॉइंट। ठीक, इसे भी अगेन मैं एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर हैबिचुअल है स्मोकिंग का, ठीक, और फर्म का जो वर्किंग है वो कॉटन इंडस्ट्री में वर्किंग है, मतलब रॉ कॉटन से जिनिंग, प्रेसिंग और थ्रेडनिंग एक्सेट्रा इस तरह की वर्किंग है। ठीक, एक पार्टनर की विलफुल निग्लेक्ट, मतलब उसकी गलती, उसने गलती करी, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां कॉटन रखा है वहां पर किसी भी पर्सन को स्मोक करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। उस पर्सन ने जानबूझकर तो नहीं, पर हाँ उसकी गलती थी कि उसको उस एरिया में स्मोकिंग नहीं करना था। उसकी स्मोकिंग से एक स्पार्क जनरेट हुआ जो एक्सीडेंटल फायर में कन्वर्ट हुआ और फर्म के बिजनेस को एक बहुत बड़ा हेवी लॉस हुआ। तो बात यहां पर यह हो रही है कि जब एक पार्टनर अपना कोई विलफुल निग्लेक्ट करता है और उस रीजन से फर्म को अगर लॉस होता है तो क्या फर्म उसका रियम्बर्समेंट करवा सकती है? एक्ट बोलता है यस,
यहां पर फर्म के पास राइट है और पार्टनर का ऑब्लिगेशन है जो उसके नेग्लिजेंस से फर्म को लॉस पहुंचा है उस लॉस का रियम्बर्समेंट करके देना होगा।